चुनी के बाद आपका मराठा। तो मराठा में दो लोग पहले को डेट को पहले क्लासिफाइड करना है। कोई भी चीज जो पढ़ रहा है मतलब डेट पहले क्लासिफाइड होना चाहिए। जैसे क्लासिफाइड का मतलब क्या है? अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष, शुभ शासन, है ना, आपका फेज 1 फेज 2, ये पहले क्लासिफाइड। ये दिमाग में भले ही राजा का नाम भूल जाओ चलेगा, ये क्लासिफाइड होना चाहिए। लंबे समय तक याद करने के लिए चीजें क्लासिफाइड हो, तब वो आपका लंबा समय तक तुमको याद रहेगा। बाकी उसके अंदर का नाम है, 2 बार 4 बार दोहराओगे तो चीजें जो है ऑटोमेटिक धीरे 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 याद हो जाता है। क्लासिफिकेशन ही आपका मिक्स करता है, वो नहीं रहेगा मतलब फंसोगे। और ये चिमना जी वगैरह नाम जो है ना, ये सर्च कर करके दिमाग खराब करेंगे। ये बुक लिखने वाले लोग जो है ना लिख देते हैं। इसके चक्कर में तुमको कभी नहीं उलझना है। एक बात मेरा हमेशा याद रखना, अचानक कहीं क्या होता है कि कोई नदी का नाम पूछ दिया, बहुत छोटी सी नदी का नाम पूछ दिया। जैसे कल अपना एक चर्चा हो रहा था, एक पहाड़ी के नाम पूछा है एडीओ के एग्जाम में। एकदम सर्च करके एकदम बहुत छोटा सा पहाड़ी के नाम को पूछ दिया है। अब उसके चक्कर में दुनिया भर के पहाड़ी को मैं पढ़ डालूं, ये कहीं से बुद्धिमानी नहीं है, समझे? एक छोटी सी नदी को कहीं पूछ दिया किसी एग्जाम में, उसके पीछे मेरे ये नदी पूछा है, नाला पूछा है करके सब नाले को पढ़ डाले, ये कभी तैयारी नहीं होता है। भाई हमारे पास ऑप्शन है कि हमको आपका 55% 60% में आपका सीधा आप पोस्ट मिल रहा है, पोस्ट। मैं प्री की बात नहीं कर रहा हूं, हैं? देख रहे हो तुम लोग, तैयारी ऐसा होता है। उसके पीछे जो सर्च करके भागता है ना, मैं आज तक ऐसे आदमी को पास होते नहीं देखा ना। इतने सालों से पढ़ा रहा हूं, इतना अनुभव है मेरा, है? उसके पीछे हमको उलझना ही नहीं है। लोग क्या सोचते हैं, सब चीज को लिख डालें। अरे भाई उसकी आवश्यकता नहीं है, वो चीज में जो जाता है ना वो वहीं का वहीं रह जाता है। वो हमको मेन हमारा सिलेबस जो है, उस सिलेबस के अनुसार जो हमारा आपका मेन मेन चीज होना चाहिए। भाई आप कल मेंस के एग्जाम में जाओगे, 7 पेपर है, इतने सारे विषय हैं, इतने सारे विषय वस्तु है, कैसे आदमी कर पाएगा उसको? जो मेन है हम वहीं पे छोड़ देते, वही गलती करके डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं। तो पहली बात तो यह कि इन सब के पीछे भागने के, और जो एक बार किसी नदी नाले को पूछा है छोटा सा, दोबारा वो रिपीट नहीं हुआ है, तो क्यों ऐसे पीछे उलझना? समझ रहे हो? हमको पोस्ट लेना डियर, ये सब चीजों को उलझना नहीं है। आगे बढ़िए। ये चिमना जी, परसों जी, ये सब नाम को मेरे नजर से नहीं गुजरा है कि मैं नहीं जानता वाली बात नहीं है। तो जानबूझ के सब छोड़ता हूं मैं। देखना कौन सा पेपर मेरा ला के दिखाओ, तो आज तक का पेपर दिखाओ मेरे को, कहां पूछा है? इतने सालों में जब कभी नहीं पूछा प्रश्न, उसके पीछे हम क्यों भागे? कोई किताब एक लिख दिया है, उसके पीछे क्यों उलझे अपन? छोड़िए सबको, मेन चीज हमको पता होना चाहिए, मेन चीज। वही गलती हमसे होती है। ओके। और एक इतिहास को अगर साल भर आप पढ़ते रहोगे, बाकी विषय का, बाकी सब्जेक्ट कब पढ़ेंगे अपन? कब पढ़ेंगे? क्या छत्तीस इतिहास ही आपका एक विषय है? कल्चर पढ़ना है? तुम्हारा आपका ज्योग्राफी पढ़ना है, सारा चीज पढ़ना। क्या एक ही चीज में उलझे रहे अपन? एक ही चीज में जो बड़े बड़ी चीजें हैं, जैसे जो चीजों में बता रहा हूं तुमको। अरे भाई हमको कलिंग राज नहीं पता है, कलिंग राज का कोई सिपाही का नाम क्यों पढ़े अपन? क्यों पढ़े? बिल्कुल किनारे कीजिए उसको। जिस रास्ते में लेके चल रहा हूं उस रास्ते को चुपचाप आंख बंद करके फॉलो करो, उसको पूरा रट डालो, देखा रिजल्ट। अब मेरे पता है कैसे रिजल्ट कौन आज पाया है कौन नहीं पाया है, सबको जानता हूं, समझे? छोड़िए। जैसे अपन यही नहीं मालूम कि मराठों का अप्रत्यक्ष शासन कब से कब तक रहा। आओ चिमना जी को जान क्या करेगी तूने? कौन बोल देते तेरे चिमना जी का नाम? हाँ, किनारे करो सबको। पहले जो मेन स्ट्रीम में हमारा मेन मेन आपका पार्ट है, उसको अच्छे से कर ले, उसके बाद अगर अतिरिक्त समय रहेगा तो पढ़ेंगे। अभी हमको जैसे कोशिश कर रहा हूं मैं, कैसे भी करके इतिहास खत्म हो। इतिहास को तुमको बार बार रिवाइज करवाऊंगा हर हफ्ता। उसके बाद तुमको लेके चलना है मुझे आपका जनजाति,
जनजाति कम से कम 1 हफ्ता पढ़ाऊंगा तो जनजाति का टॉपिक क्लियर होगा, समझे। वहां से प्रश्न आता है, वहां से हमको आपको कल्चर पढ़ना है। कल्चर पढ़ने का मतलब आपको लोक साहित्य, लोकगीत, लोक नृत्य, लोक कथा, लोक चित्रकारी, छोटी छोटी चीजें हैं। प्रश्न इन्हीं से नहीं बनता है। एक कक्षार नृत्य पूछता है, कक्षार नहीं बनता है ना। अभी तुमको ये नहीं मालूम कि हरेली कब मनाते हैं, क्यों मनाते हैं? क्या हम पूरा पूरा मतलब अपना छत्तीसगढ़ के इतिहास में लगा दे क्या? नहीं। इसे तुमको बोल रहा चुपचाप फॉलो करो मेरे को। मुझे पता है कि कितना बड़ा टॉपिक है, कहां से प्रश्न आता है, और जिन जिन पोर्शन से प्रश्न आता है उनको पढ़ना हमारी बुद्धिमानी है, चीजों को उलझाना नहीं है अपने को। मैं अभी तक जैसे कलचुरी राजाओं का नाम बताया, पहली प्रश्न तो वही है भैया कि अकबर के दरबार में कौन था, जहांगीर की रचना में किसके नाम का उल्लेख है, बादल महल कौन बनवाया, राज सिंह किसके दरबारी था। मैक्सिमम प्रश्न इन्हीं सा टॉपिकों से आज तक आया है। ओके, देखो जाओ पेपर, देखो जाओ, 10 साल का पेपर आप सर्च मारो। हाँ, कभी ऐसे जैसे कि अभी एक प्रश्न पूछा है, आपका विधानसभा का जो एग्जाम हुआ है उसमें एक प्रश्न पूछा है कि सबसे प्राचीनतम मूर्ति कहां से मिला है। हाँ? सिंगारपुर की गुफा, जोगी मार्ग गुफा, ऐसे ऑप्शन दिया है। पहली बात तो मूर्तियां दोनों जगह से नहीं मिला है, जो भी मिला शैल चित्र मिला है, पेंटिंग मिला है, मूर्ति की तो बात ही नहीं है। लेकिन वहां अपने को आपका लॉजिक लगाना पड़ेगा। मान लो ऐसा प्रश्न पूछा है, हम सब जान रहे हैं क्या यहां से पेंटिंग नहीं मिला है, पेंटिंग मिला है, क्या मिला नहीं मिला है, आपका स्टेचू कहीं से नहीं मिला है, तो आंसर क्या होगा? सिंगारपुर की गुफा। ये लॉजिक होता है। जो प्रश्न पूछने वाला है उससे भी गलती हो सकता है कि वो आपका पेंटिंग की जगह क्या लिख दिया, आपका मूर्ति लिख दी, ऑप्शन दे दिया है। और जगह देखो आंसर वो हमें जब भी लेगा सिंगारपुर गुफा ही लेगा, लेकिन गुफा से कोई मूर्ति नहीं मिला है ना, न जोगी महाराज से कोई मूर्ति नहीं मिला है, सिर्फ क्या मिला है? आपका पेंटिंग, शैल चित्र मिला है। तुमको रोज पढ़ाते आ रहा हूं मैं कि सबसे प्राचीनतम शैल चित्र कहां से मिला है? आपका सिंगारपुर की गुफा से। वही प्रश्न है, वही आंसर है। तो पीएससी पास करना कि यूपीएससी पास करना, इन परीक्षाओं को मैं कितने कितने बार पास किया हूं, जाते देखा मैं रिकॉर्ड देखो जाओ। ओके, अब कितने हजार लोगों को आज तक पास करते हुए देखा हूं, इसलिए वो अनुभव है। और यही अनुभव तुमको टीच करेगा। जो आज तक पेपर नहीं दिया, जो आज तक परीक्षा पास नहीं किया है, जो आज तक इन सब चीजों को जाना नहीं हो, गाइड क्या करेगा? क्या दुनिया भर की चीजों को तुमको पढ़ा दूं, ये कोचिंग है क्या? ये गाइडेंस होता है? ये कभी नहीं हो सकता। मैं तुमको कभी उलझा ही नहीं सकता ना। अगर पढ़ा रहा हूं तो रिजल्ट नहीं आएगा, देखना तुम लोग, समझे। अब प्री में हमको 99 क्वेश्चन बना के पास होना कहीं से बुद्धिमानी नहीं है, समझे। हम क्वालिफाई कर जाए, मेंस के टॉपिक आपका अभी से हमारा क्लियर हो, हम उसके तैयार रहे। हमको पोस्ट लेके जल्दी से जल्दी इस मार्केट से बाहर निकलना है, हमको यहां पर उलझना नहीं है। आप उतना ही तैयारी कीजिए जितना प्री पास होने के लिए आपके लिए जरूरी है। हमको उलझना नहीं है, हमको ज्ञानी नहीं बनना है, समझे। चुपचाप पोस्ट लेके जाना, नौकरी करना ही जिंदगी है, यहाँ उलझे रहना जिंदगी नहीं है। इसलिए इन बातों पे आप ना उलझे, चुपचाप आप आगे बढ़िए, पोस्ट लीजिए, आगे निकलिए, थमना नहीं है। और दुनिया भर की किताब खरीद लूं, वो किताब खरीद लूं, भटकिए मत, सीधा रास्ता है, पता है। हाँ, चलिए आगे, फालतू बात नहीं करना है। पहली बार जिंदगी में पढ़ा नहीं रहा हूं, क्योंकि मुझे पढ़ाने के लिए पूछना पड़े किसी को, समझे। चलो देखो, तुमको जैसे मराठा बताया मैं, कल भी बोला हूं, आज भी बोला हूं, मैक्सिमम प्रश्न मराठा से ही आएगा। आज तक जब वहीं से प्रश्न आते रहा है, मैं भी जब आपका छत्तीसगढ़ इतिहास को देखता हूं तो मेरे मन में भी मैक्सिमम क्वेश्चन मराठा से ही बनता है। तो कोई भी आपका पेपर सेट करने वाला होगा, उसकी व्यू भी तो ही होगा ना। ओके, इसलिए उलझना नहीं है।
कोई भी चीजें को आगे पीछे जोड़ के, अगर अकबर को मैं जोड़ के पढ़ा रहा हूं तो इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि अकबर भी हमारे सिलेबस का विषय वस्तु है, उसको भी हमको बार बार दोहराना है। और हमारे क्षत्रिय इतिहास से आप उनको जोड़िए, जोड़िए उनको, काम आएगा वो चीज। जैसे मराठा बताया, मैं कल बताया कि 5 मराठा हिस्से में टूट गया था, वो जानना जरूरी है, एकदम जरूरी है। अगर छत्तीसगढ़ के इस सिलेबस में बुक में नहीं लिखा है तो भी आपको जानना है, क्योंकि वो काम का है। मान लो कहीं पर आपका कॉपी में लिखना है, उनको लिखो, उन चीजों को लिख लो, मान लो बुक में नहीं है तो, क्योंकि वो विषय वस्तु हमारे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो, इसलिए उसे चर्चा करता हूं मैं। गायकवाड़ कहां थे, होलकर कहां थे, सिंधिया कहां थे, पेशवा कहां थे, ये हमारे सिलेबस में हो चाहे ना हो, हमको जानना पड़ेगा। क्योंकि आप भोसले पढ़ रहे हैं मतलब आप मराठा पढ़ रहे हैं। ओके, तो जैसे मैं कल बताया कि आपका मराठा राजवंश में क्लासिफाइड किए थे अपन अप्रत्यक्ष शासन, 2 लोग थे, 2 का नाम बस जानना है, रघुनाथ सिंह और मोहन सिंह। प्रत्यक्ष शासन 1 का नाम बस जानना है, बिंबाजी भोसले। अब जैसे कि अपना आपका सूबेदार आते हैं, सूबेदारों के शासन का काल। ओके, महिपत राव दिनकर पहला सूबेदार, 87 से 90 तक महिपत राव दिनकर पहला सूबेदार थे। दूसरा सूबेदार विठल राव दिनकर 90 से 96, 90 से 96 तक दूसरे सूबेदार थे विठल राव दिनकर। जैसे महिपत राव दिनकर के शासनकाल में फॉरेस्टर, अंग्रेज यात्री फॉरेस्टर, छत्तीसगढ़ आने वाले पहले अंग्रेज। 90 से 96 विठल राव दिनकर। कैप्टन ब्लंट छत्तीसगढ़ आने वाले दूसरे अंग्रेज, बस्तर में प्रवेश करने का प्रयास करने वाले पहले अंग्रेज। इसी कैप्टन ब्लंट को इंद्रावती नदी पार करने से रोकने के लिए भोपालपट्टनम का विद्रोह हुआ था 1795 में। ओके, 6 महीने 8 महीने के लिए कालू भाई, 1796 में कालू भाई आए, 6 महीने 8 महीने रहे। इनकी कोई कार्यशैली, इनका कोई कार्य किए ही नहीं है लोग। जैसे अपना भारतीय इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि मराठों ने भारत में परगना शासन व्यवस्था के जन्मदाता हैं। परगना से शासन कैसे होता है, इस व्यवस्था के सूत्रधार मराठा है, और इस व्यवस्था के सूत्रधार हमारे छत्तीसगढ़ में बिंबाजी भोसले हैं। लेकिन बिंबाजी भोसले परगना व्यवस्था को लागू कर पाते उसके पहले ही उनका देहांत हो गया। लेकिन परगना व्यवस्था को छत्तीसगढ़ लाने का श्रेय, परगना व्यवस्था के जन्मदाता, परगना व्यवस्था के सूत्रधार, ऐसा कुछ भी प्रश्न आएगा तो आंसर होगा बिंबाजी भोसले। लेकिन इस व्यवस्था को लागू करने का श्रेय आता है विठल राव दिनकर, 2nd नंबर का सूबेदार जो थे, उन्होंने छत्तीसगढ़ में आपका परगना पद्धति को लागू किया। यह प्रश्न आएगा, एक बार नहीं 1000 बार एक प्रश्न पूछा है। सूबा शासन व्यवस्था कौन लागू किया, व्यंकोजी भोसले। यहां पर चिमना जी का नाम जानना कोई जरूरत नहीं। रमाबाई, उमाबाई, आनंदीबाई, बिंबाजी भोसले की 3 पत्नियां थी, सब जानता हूं मैं। क्या चीज तुमको जानना चाहिए मैं वही तुमको दूंगा, ये तुम्हारे काम का चीज है। पूरा आपका तुम्हारा मराठा इतिहास पढ़ा दो, 6 दिन से पढ़ा रहा हूं, ये कोई मेरा ज्ञान बघाड़ूंगा, ये कोई आपका मतलब का चीज नहीं है। परीक्षा में क्या आता है, क्या चीज काम का है, इसको कैसे भी करके तुम्हारे दिमाग में उतार दूं, ये मेरी सफलता है। समझे, भटकने से तुमको रोकना ये मेरा काम है।
हाँ, इसलिए फालतू चीजों में मेरे से बात नहीं करना है कहीं पर भी। मैं क्या पढ़ा रहा हूं, क्या मुझे पढ़ाना है, सब मुझे पता है। चले आगे। इसलिए बोलता हूं चुपचाप ब्लाइंडली फॉलो करो। तुम भी यहां रहोगे, जब परीक्षा होगा अब मैं भी रहूंगा, लाके दिखाना पेपर मेरे को। एक आध प्रश्न उटपुटांग पूछ दिया, अरे उसके पीछे हम क्यों भागे? कौन बोलता है हमको 100 में 100 चाहिए? कोई ऐसा कर सकता है क्या? और ये जो चीज आज मार्केट में उल्टा पुल्टा गाइड कर रहे हैं लोग ना, ये सबसे बचिए, पोस्ट लेना है तो। समझे? हर इंसान इंसान है, एक क्षमता है आदमी का, हर चीज नहीं पढ़ सकता, हर चीज नहीं जान सकता। उतना ही चीज जानना है जितना आईएएस क्वालिफाइड हूं। मुझे मालूम है कितना परसेंट पास बनाने से आईएएस बनते हैं लोग। जा देखो पेपर, 50% से एक मतलब एक्स्ट्रा की जरूरत नहीं हमको। कौन बोलता है? असंभव बात है। अरे इतनी बड़ी सिलेबस है, सिलेबस को संतुलित जो तैयारी किया वो पोस्ट लेता है। एक पार्ट को दुनिया भर का पढ़ लिए, दूसरा पार्ट को हम पढ़े ही नहीं, कैसे पोस्ट लेंगे अपन? भाई सिलेबस में तो सब बराबर है ना। ओके, चलिए आगे। तो जैसे अपन बताया, मैं विठल राव दिनकर, ये एक शब्द याद रखना बस, कि परगना व्यवस्था लागू किया। कैप्टन ब्लंट इसके काल में छत्तीसगढ़ आया। ओके, और भी चीजें, जो चीजें हैं मैं काम के बताऊंगा तुमको, लेकिन अभी हमको ये जानना, अरे भाई अभी इतना जानना बहुत बड़ी बात है कि आपका महिपाल राव दिनकर के नाम रटना कठिन काम है। समझे? उसके बाद कालू भाई। ओके, कालू भाई के बाद केशव गोविंद। केशव गोविंद 1809 तक ये रहा। केशव गोविंद के समय में कालब्रुक ये छत्तीसगढ़ की यात्रा पर आए थे 1803 में। इसके सिवा इनके काम, इसके समय का कोई काम का नहीं। इसको भी पूछेगा, बहुत कठिन काम है, लेकिन ये पूछ सकता है। ओके, इसके बाद आते हैं बीकाजी गोपाल। ओके, बीकाजी गोपाल 9 से 15 तक। ये जो 9 से 15 की मैं बात कर रहा हूं, इस समय जहां पर आज चंबल के डाकू लोग आतंक मचाए बैठे हैं, मध्य भारत का पठार, इसी मध्य भारत में पिंडारी लोगों का आतंक था। ओके, सलमान खान का वीर फिल्म देखे होगे, कौन नहीं देखा रे? ऐसे फिल्मों को देखना चाहिए, बहुत काम का फिल्म है वो। दुनिया भर का चीज पढ़ोगे तो पर भी उतना नॉलेज नहीं मिलता जितना उस फिल्म से मिलता है। कई सारा उसके पहलू को मैं उस फिल्म को देख के समझा। इतना इतिहास पढ़ा था लेकिन नहीं मालूम था मेरे को, ना कहानी समझ में नहीं आता था मेरे को। जब उस फिल्म को देखा ना, पूरा कहानी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया मेरा। ओके, तो पिंडारी लोग थे, आम आदमी को परेशान करना, लूटपाट करना, ये इनका काम था। लेकिन कोई भी इतिहास में, मैं एक बात तुमको बताना चाहूंगा कि कोई भी कहीं पर आपका उत्पात मचा रहा है तो दुनिया में ऐसा कोई अकेला आदमी पैदा नहीं हुआ है कि मनमाने उत्पात मचा लेगा वो। जब तक उसको किसी का सह नहीं होगा तो उत्पात नहीं बचा सकता। यही कारण था। बाजू में सिंधिया, ग्वालियर का सिंधिया का इनको शरण प्राप्त था। ये क्या करते थे, खाली समय में आपका लूटपाट करना, ग्राहकीरों को परेशान करना। ओके, और जब आपका सिंधिया किसी युद्ध वगैरह में जाता था, जाके सिंधिया का सेना में शामिल हो जाते थे और सिंधिया को सहयोग कर देते थे। इतने में सिंधिया खुश, और इनको शरण मिल गया था उनका। ऐसे समय में 1813 में लॉर्ड हेस्टिंग्स भारत आया। लॉर्ड हेस्टिंग्स जब इस
अमानवीय कृत्य को देखे। अंग्रेज जो भी बोलो आप, बहुत बड़े बड़े आपको उपहार देके भारत को गए हैं, मैं उनका उपहार मानता हूं। कई पहलू ऐसा है, आपका सामाजिक जीवन, आपका उनका जो रिफॉर्म रहा है शिक्षा से लेकर के विभिन्न क्षेत्रों में, आज अगर हम आपका इस जगह पर पहुंचे हैं तो कई ऐसे उनके कृत्य हैं जो हमको यहां तक पहुंचाने में बहुत बड़े योगदान रहा है उनका। जब इसी बात को हेस्टिंग्स देखा, हेस्टिंग्स ने आपका देखा कि भाई अरे ये तो बहुत बड़ा अत्याचार है, और उसने सीधा सिंधिया को धमकाया, बोले ये जो तुम कर रहे हो ना गलत कर रहे हो। ओके, और इसके लिए उन्होंने आपका कर्नल हिस्लाप के नेतृत्व में एक सेना बनाया। जब सिंधिया उसकी बात को नहीं माना तो खुद कर्नल हिस्लाप के नेतृत्व में एक सेना बनाया, अब खुला छोड़ दिया, बोले जा पिंडारी मेरे को परसों नहीं दिखना चाहिए। 2 दिन में पिंडारी कहां गए पता नहीं। तुमको कहानी सुनाऊंगा एक आध दिन फुर्सत में। चित्तू पांडे एक पिंडारी था। इतिहास में जब पढ़ोगे 8-10 पिंडारी ऐसे थे, उसमें से कोई जंगल में भागा, जंगल में जाके चीता खा गया उसको। कोई कहां भागा, उनके भागने का ठिकाना नहीं रहना, 2 दिन ऐसे मारे उसको। ये होता है, और ये काम किया 2 दिन में पिंडारी खत्म भारत से। और जब ये प्रश्न आया छत्तीसगढ़ में, हमारे छत्तीसगढ़ में पिंडारियों के आतंक को कौन खत्म किया? बीकाजी गोपाल। ये प्रश्न आया है, और ये प्रश्न आने लायक है, ये आना भी चाहिए। कोई बुद्धिजीवी अगर मेरे से पेपर सेट मैं पूछूंगा प्रश्न, समझे? और जा देखना 2 बार पेपर में प्रश्न आया है, क्योंकि आने लायक है। हो ना हो, मध्य भारत में पिंडारियों का आतंक था, लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ में भी था। और छत्तीसगढ़ में काम कौन करेगा? यही उसकी सबसे बड़ा आपका उपहार था। आपने जितने भी सूबेदार हुए, ये सूबेदार, अरे भाई किसी को आप ठेका में कोई काम सौंपोगे, वो ठेकेदार अपने लाभ के लिए तो काम करेगा। उसका क्या पड़ा है जो किसी के आपका उसके लिए हित के लिए काम करेगा? वो भाई तुम बोलोगे कि तुम जितना मेरे को दोगे, जितना ज्यादा दोगे, उसको आपका वेंको जी भोसले क्या दे रहा है, शासन का काम सौंप रहा है, तो वो भी तो अपने लाभ के लिए काम करेगा। और ऐसा हुआ कि सूबेदार लोग सिर्फ अपने लाभ के लिए काम किए, पूरा सूबे शासन के काल छत्तीसगढ़ बर्बाद हो गया। मराठा पूरा छत्तीसगढ़ के जो अस्मिता था, जो संस्कृति था, जो हमारे आपका विरासत थे, धराशायी कर दी, क्योंकि उनको सिर्फ पैसा चाहिए। क्योंकि पैसा अगर वो नहीं कमा रहे हैं तो वो नहीं कमाएंगे तो राजकोष में जमा कहां से करेंगे? राजकोष में जमा नहीं करेंगे तो उनकी सरकार जा रही है। इसलिए उनका दूसरा काम था ही नहीं जब तक शासन किए वो लोग। यहां से पैसा बटोरो, वहां से पैसा बटोरो, यहां से छीनो, वहां से लूटो, यही काम किए। इसलिए सूबा शासन का काल हमारे छत्तीसगढ़ के आपके इतिहास में एक बिल्कुल कलंक कहा जाए ऐसा काल रहा है। सब दृष्टिकोण से छत्तीसगढ़ का नुकसान हुआ। ओके, और ये समय में था वेंको जी भोसले, अपना बीकाजी गोपाल, सखाराम, सीताराम, यादवराव, ये 3 आएंगे 15 से 18, 6 महीना, 2 महीना, 8 महीना काम किया, कोई काम नहीं किया, सिर्फ नाम याद रखना। अंतिम 3 सूबेदार सखाराम, सीताराम, यादवराव। ओके, यादवराव दिवाकर पूरा नाम था, यादवराव दिवाकर या सखाराम हरि, ओके, सीताराम टाटिया, ये नाम था। ऐसा नाम रटने की भी आपको आवश्यकता नहीं है, सखाराम, सीताराम, यादवराव, बस। भैया आपसे प्रश्न बन जाए बहुत है, कौन सा सखाराम हरि नाम लिखना है क्या वहां पर? ओके, बस सखाराम, सीताराम, यादवराव, ये 3 आखिरी आए, कोई काम किए नहीं। यहां जो कल बताया था मैं तुमको कि 1815 में आपका रघु जी द्वितीय का क्या हो गया, देहांत, ये याद रखना है। परसों जी को भोसले रियासत का राजा बनाया गया।
लेकिन परसों जी मानसिक रूप से कमजोर था, दुर्बल था। और इधर जो आपका अप्पा साहब है, ये अप्पा साहब के मन में आपका शासन का लालच था। वो कैसे भी करके नागपुर का राजा बनना चाहता था। अंग्रेजों से साठगांठ किया और परसों जी को जहर देके मार दिया और खुद क्या बन गया, आपका राजा बन गया। ओके, इधर आपका लॉर्ड हेस्टिंग था। लॉर्ड हेस्टिंग पहले ही मराठों से एकदम चिढ़ा हुआ था और लॉर्ड हेस्टिंग चाहता था कि आपका मराठा शासन जिस प्रकार से दुर्बलता और जिस प्रकार शोषण और जिस प्रकार से अत्याचार का आपका पूरा गढ़ बन गया था, उसके मन में आप इन सब चीजों को देख करके एक प्रकार से ये कहा जाए कि वो खुद विद्वलित हो गया था। और यहां पर आपका जैसे अपना सहायक संधि की नीति जो 1803 से ही आपका मुद्दा बने चले आ रहा था, यह सब आपका पृष्ठभूमि में था। और ऐसे समय फिर आपका सिंधिया से उलझ गया, भोसले से उलझ गया। तो मराठा संघ के दो लोग ब्रांच से तो आपका डायरेक्ट सिंधिया अपना हेस्टिंग उलझ चुका था। इसीलिए क्या हुआ, तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध। तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध में जैसे पानीपत की लड़ाई पर बोलते हैं, वैसे पानीपत की लड़ाई की भांति सीताबर्डी की लड़ाई हुआ। सीताबर्डी युद्ध का मैदान का नाम है। आज भी नागपुर में सीताबर्डी एक क्षेत्र है। ओके, इस सीताबर्डी के युद्ध से अप्पा साहब, भाई क्या होता है कि हम दुनिया भर की बातें बोल देते हैं, उपहारों की दुनिया भर घोषणा कर देते हैं। जब हमको शासन बनाना रहता है, प्रत्यक्ष रूप से बोलूंगा, अभी आपका कांग्रेस सरकार जब चुनाव लड़ रही थी, देखिए हम आपका कर्जा माफ कर देंगे, हम आपका 25 रुपए में धान खरीदेंगे, हम शराबबंदी कर देंगे। जब आप सत्ता में नहीं रहोगे तो दुनिया भर की चीज घोषणा करना आदमी के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन जब सत्ता में आप आओगे तब उन वादों को, उन चीजों को निभाना बहुत कठिन होता है। जब आपके सिर में जवाबदारी होता है तब समझ में आता है। अप्पा साहब के लिए वैसे हुआ, मन माना बोल दिया था। लेकिन जब खुद राजा बना, जब खुद राजकोष को देखा, कहां से लाके देगा, विवाद और बढ़ गया। और यही सीताबर्डी के युद्ध का क्या था, कारण था। अप्पा साहब आपका युद्ध के मैदान को छोड़ के भाग गया। ओके, और इस प्रकार से नागपुर रियासत अंग्रेजों के हाथ में आ गया। उस समय अंग्रेजों के लिए सीधा नागपुर के शासन को अपने हाथ में लेना संभव नहीं था, क्योंकि अभी तक आपका अंग्रेज इतना मजबूत नहीं हो गए थे कि मन माना किसी भी आपका शासन का अधिग्रहण कर ले, हस्तक्षेप कर ले। इसलिए उन्होंने क्या किया, एक बच्चा को नागपुर का राजा बना दिया। राजा बना करके अब उस बच्चे के नाम को रटोगे तुम लोग, कोई मतलब का नहीं। यहां पर इतना जानना बहुत है आपके लिए कि आपका अप्पा साहब के चले जाने के बाद अंग्रेजों ने आपका एक बच्चे को आपका गद्दी पे बैठाया, उसको राजा बना दिया और आपका सहायक संधि नीति को लागू कर दिया। सहायक संधि की नीति यहां जानना इंपॉर्टेंट है, भले ही वो भारत क्षत्रिय इतिहास में हो चाहे ना हो। अब यहां पर भारतीय इतिहास का सहायक संधि की नीति आपके प्रश्न के लिए, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो गया। सहायक संधि की नीति में प्रावधान था कि भाई आपके सुरक्षा के लिए हमारी सेना होगी, सेना के बदले में आप इतना पैसा दोगे, लागू हो गया। दूसरी बात, आपके दरबार में एक अंग्रेज बैठेगा, एक अंग्रेज अधिकारी हम नियुक्त करेंगे जिसको ब्रिटिश रेजिडेंट कहा जाएगा। वही था कौन, आपका मिस्टर जेनकिंस। मिस्टर जेनकिंस की नियुक्ति हुई। बात हुई थी कि बच्चा था, बच्चा जब वयस्क हो जाएगा हम शासन आपको लौटा देंगे। इसीलिए 1930 में जब आपका वो वयस्क हुआ, शासन वापस क्या होगी,
लौटा दिए। ओके, और इस प्रकार से फिर आपका हमारे छत्तीसगढ़ में जब जेनकिंस बैठा आपका नागपुर में, तब उसने अधीक्षकों को अपॉइंट किया और उनको छत्तीसगढ़ के शासन संचालन का उत्तरदायित्व सौंपा। और इसी क्रम में पहले आया एडमंड। एडमंड आया, कुछ कर पाता, देहांत हो गया। इसी 18 में फिर आया एगन्यू। यहां पर अब एगन्यू के बारे में जानना इंपॉर्टेंट हो गया। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हो गया, इंपॉर्टेंट। एगन्यू जब बैठा, एगन्यू ने पहला काम किया, राजधानी परिवर्तन। अब वो रतनपुर की जगह में रायपुर को क्या बनाया, राजधानी। ये सबसे बड़ा आपका छत्तीसगढ़ इतिहास में एगन्यू का देन है। रायपुर आपका मध्य में था, उसने आपका रायपुर को हेडक्वार्टर बनाने की योजना बनाया और रतनपुर से राजधानी कहां ले आया, रायपुर। ये सबसे बड़ा देन है, ये याद होना चाहिए आपको। एगन्यू की हमारे छत्तीसगढ़ इतिहास में सबसे बड़ा देन है। 1820 में जनगणना करवा दिया। भारत में जनगणना 1872 में हुआ था, जब मैं वो आपका जनगणना करवाया। 1820 में जनगणना करवाया था। कौन सी जनगणना, जिसको तुम आज करवा रहे हो, जाति के आधार पर जनगणना। क्या सोच देखो उसका, ये सोच होता है एक शासक का। ओके, कैलेंडर, हमारे छत्तीसगढ़ में कैलेंडर जारी करने वाला पहला शासक है। ये काम है, जनगणना करवाया, कैलेंडर जारी करवाया, राजधानी परिवर्तन करवाया। 1819 में आपका अपना सोना खान के जमींदार नारायण सिंह, वीर नारायण सिंह के पिताजी, सोना खान का विद्रोह पहले 1819 में हुआ है, उसको दबाया। 1824-25 में गेंद सिंह के विद्रोह को ही दबाया। गेंद सिंह को फांसी पे लटकाने वाला कौन था, कोई कैप्टन पेबे वगैरह नहीं है। कैप्टन पेबे का नाम लिखा रहा था वहां पर, था कौन आपका, एगन्यू। इनको कहीं से भी नहीं भूलना, ये प्रश्न है। और इतना जानना ही तुम्हारे लिए आपका बहुत ज्यादा पर्याप्त है। इससे ज्यादा जानना अपने आप को उलझाना है। ये बातें क्लियर होनी चाहिए कि एगन्यू ने राजधानी परिवर्तन किया। उसने सोना खान के पहले विद्रोह, यहां से सोना खान का विद्रोह शुरू हो गया था। ओके, इसने आपका गेंद सिंह के विद्रोह को दमन किया, कैलेंडर जारी किया, आपका अपना जनगणना करवाया। इसके वजह से आपका हंटर आया, सैंडिस आया, विल्किंसन आया, क्राफर्ड आया। 5 साल में 4 लोग आए। क्या करेंगे लोग, 5 साल में 4 लोग आएंगे तो क्या करेंगे आदमी। कभी जब आपका सरपंच बनोगे, जब कभी आपका एसडीएम बनोगे, तब तुमको समझ में आएगा। जब कोई काम हमको मिलता है तो साल भर तो आपका उसको समझने में निकल जाता है। किसी की बात करूं मैं, कोई भी आदमी किसी काम को सीख समझ करके उसमें नहीं जाता है भाई। जब हम जाते हैं तब हमको समझ में आता है। तो 4 लोग आएंगे, करेंगे क्या, सखाराम, सीताराम, यादव राव। 3 साल में 3 लोग आ रहे हैं, 6 महीने, 8 महीने, 2 महीने के लिए क्या काम करेंगे लोग। इसलिए इनके द्वारा कोई काम किया गया बोलना संभव ही नहीं। आए और गए, ये चाहे उनकी बात हो चाहे हमारी बात हो। आज हमको भी अगर आपका 6-8 महीने के लिए आप बना दोगे कोई चीज, अरे भाई हमको समझने में लग जाएगा, कहां से हम काम करेंगे।
ओके, इसलिए बाकी के नामों पे आपको कामों पे उलझने की आवश्यकता नहीं है, एक जानना है एगेन्यू। हाँ, लेकिन बाकी के नाम को क्यों जानना है? क्योंकि प्रश्न क्या पूछता है, इसमें से कौन आपका तुम्हारा अधीक्षक नहीं था? तो क्या करेगा आपके पास, उसके पास क्वेश्चन के लिए, आपका बनाने के लिए आपका आधार है। देखो क्वेश्चन एक बात और याद रखना, कभी भी मनमाना कोई क्वेश्चन नहीं बनता है। जब उसको 3-4 लोगों का नाम दिखता है ना, तो क्या कर देता है आपका, जैसे कि आपका एडमंड का नाम दिया, एगन्यू का नाम दिया, सैंडिस का नाम दिया, और एक नाम जो दिया चार्ल्स इलियट। अब बोलेगा कि इसमें से कौन अधीक्षक नहीं था। ऐसा प्रश्न बनाना प्रश्न बनाने वाले के लिए इजी होता है, चाहे वो मैं क्यों ना बनाऊं, इसलिए ऐसा प्रश्न आता है। मन माने तुम चीजों को पढ़ते रहोगे बेवकूफ टाइप का, कैसे बन जाओगे? कभी भी प्रश्न पेपर दे रहे हो, कभी भी इंटरव्यू दे रहे हो, कौन इंटरव्यू लेने वाला है पहले उसको जानो। अरे कोई ना कोई पद में तो रहा होगा, अध्यक्ष है पीएससी का, कहीं ना कहीं से आपका काम करके तो आए होंगे, उनके बैकग्राउंड को झांको। मैं कल इंटरव्यू बोर्ड में बैठूंगा तो कल कहीं का कलेक्टर रहा हूं, कहीं कमिश्नर रहा हूं, किसी डिपार्टमेंट का रजिस्ट्रार रहा हूं, तो मैं जब प्रश्न पूछूंगा उन्हीं में से पूछूंगा, क्योंकि उसका मेरे पास खजाना है क्वेश्चन का। फालतू में घर में बेवकूफ टाइप का रटते रहोगे, कुछ नहीं आने वाला है। अगर इंटरव्यू की तैयारी करना तो उसको पकड़ो जो इंटरव्यू बोर्ड में है, उसके व्यक्तित्व को झांको। ये होता है कोच, ये होता है पूर्वानुमान, समझे? तो प्रश्न फंसेगा। कोई प्रश्न सेट करने वाला भी कोई दूसरे ग्रह से आया हुआ प्राणी नहीं है, कोई भी इसी ही दुनिया में काम कर रहा है। तो हमारे आसपास, हमारे छत्तीसगढ़ में, हमारे देश में, हमारे दुनिया में क्या घटनाक्रम हो रहा है वो भी देख रहा है, उन्हीं को प्रश्न बनाएगा पक्का। उसके बाद 4 दिन बैठ के सोचो क्या आ सकता है। आधा प्रश्न तो गेस कर देता हूं मैं, 4 दिन दो मेरे को, समझे? क्यों नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते बोलो? क्या वो दूसरे ग्रह से प्रश्न लाएगा? ये होता है तरीका। तो ऐसा कुछ करोगे तभी वो बुद्धिमान प्राणी है भैया। चारों वेद को पढ़ लेना किसी के लिए समझदारी का काम हो सकता है? हाँ, तुम लोग चुपचाप मेरा फॉलो करो। हाँ, समझे? तो ये जो आपका अधीक्षक का नाम बताया मैं, 2 का नाम पहले याद रखना, एडमंड और एगन्यू, याद हुआ? और वो 4 के नाम को सांस को एक सांस में बोल दो, हंटर, सैंडिस, विल्किंसन, क्रॉफर्ड, खत्म। ओके, अब इनके बारे में शोध कर करके अरे कोई नया चीज मैं निकाल दूंगा तो मेरा बुक चलेगा, आधा दुनिया तो इसलिए बर्बाद है। ऐसी भटका भटका के पूरा मार्केट खराब हो गया है, भटकना नहीं है, समझे? चलें आगे। ये चारों का नाम को कभी भी आपका सांस बंद करना, गटाक से 2 सेकंड बोल दो, खत्म। यही कला है ना। अरे इतनी बड़ी दुनिया चलाना है हमको यार, इतना बड़ा काम करना है, इनके में उलझे रहे अपन, क्या करेंगे अपन? ओके, बस यहां से ये देखो, नाम भी वैसी वैसी है। हंटर का नाम कोई भूलेगा? सैंडविच कोई भूलेगा? रे टोपी वाला सैंडविच भूलेगा तो वो सैंडविच याद रखना। सैंडविच बोलना भी जरूरी नहीं, सैंडविच बोलो साले को। पेपर में सैंडविच टाइप का नाम जो दिखा, मारो ससुरे को। अरे भाई, लिखना है क्या आपको? है टिक लगाना है, उसके बाद डिलीट मार दो। उसके बाद दिमाग में कुछ नहीं रखना है, दिमाग फोकट का नहीं है कि सबको भर के रखे रहोगे। यही कला है जीने का, ये तो आदमी उसी में उलझा रहेगा। ओके, विल्किंसन, बिलासपुर वाले बहुत खुश हैं, कल किस समय पहुंच जाऊंगा ना बेटा हो। हाँ, हो सकता है यहां से निकला बिलासपुर, इसलिए ज्यादा मजा मत लो, मस्ती। हाँ, सर गए हैं घर, बहुत खुश हैं, नहीं है घर।
रुको रुको बता रहा हूं तुमको, आ रहा हूं रुको। ओके, इसके बाद वही फिर 12 साल का हो गया, जिसको भी गद्दी में बैठाए थे उस समय 12 साल में तेरे नाना जी का शादी हो गया था, पता करना, समझे? उम्र ही था वैसी, 12 साल में वयस गांधी जी शादी कर लिए थे। आजकल 12 दूनी 24, 12 तिया 36 शादी हो रहा है। कहां से आदमी में चोटी आएगा? पूरे जीवन तो 100% जो बातें बता रहा हूं समझ लो, अगर जिंदगी जीना है तो, समझे? 25 साल के पहले नौकरी करना है, शादी कर लेना है बेटा। मैं कसम से अपने बेटी बेटा की शादी 25 साल पहले कर दूंगा, ये मेरा अनुभव है जीवन का। तुम भी मेरे बेटी बेटा ही हो, तुमको जो चीज बता रहा हूं एकदम फैक्ट, समझे? समय को गंवाओ मत। 25 साल के पहले नौकरी कर लेना है, इसीलिए आपका हमारे मुनि ऋषि लोग हमारे जीवन को 25-25 साल के 4 अवस्थाओं में बांटे थे। उनका गलत नहीं है वो, समझे? इसलिए अभी थोड़ा सा ज्यादा मेहनत कर लो, अब 25 साल में उस उद्देश्य को पूरा कर लो, समझे? इसलिए तुमको बार बोलता हूं कि अभी के समय को गंवाओ मत, जल्दी जल्दी 21-22 साल में नौकरी करने का, अधिकारी बनने का अलग मजा है। जिंदगी मिलेगा तुमको, बाद में नौकरी तो पा जाओगे, जिंदगी खो दोगे, क्या मत? ओके, तो अभी आपका समय है, थोड़ा सा समय का बेहतर यूज करो, बेहतर से बेहतर, ताकि जिंदगी जीने के लिए हम इतना संघर्ष कर रहे हैं ना, अच्छा जिंदगी जीने के लिए, लेकिन अच्छा का पाने के लिए सब खो दिए, क्या मतलब? बताओ मेरे को। ओके, और बहुत सिंपल है सिलेबस हमारा, कोई कठिन नहीं है। जैसे कि मैं 30 से 54 साल की कहानी बता रहा हूं। 30 में जिलेदारों की नियुक्ति हुआ, अधीक्षक गए, उनके जगह में जो आए उनका नाम बड़ा जिलेदार। 2 जिलेदार, पहला और आखिरी, कृष्णा राव अप्पा और गोपाल राव, यही 2 नाम याद रखना, बीच वालों को सर्च करके रखना नहीं है आपको। ओके, आखिरी आपका अधीक्षक क्राफर्ड, क्राफर्ड ने 1830 में कृष्णा राव अप्पा को सत्ता हस्तांतरित किया, और 55 में गोपाल राव ने आपका चार्ल्स सी इलियट को सत्ता हस्तांतरित किया। यह प्रश्न है। 53 में तो आपका रघु त्रिपाठी मरा, लेकिन 53 में सत्ता हस्तांतरित नहीं हुआ, 55 में हुआ। गोपाल राव अंतिम जिलेदार, इसने आपका तात्कालिक आपका डिप्टी कमिश्नर चार्ल्स इलियट को सत्ता हस्तांतरित किया। बस, ये आपका 30 से 54 तक का इतिहास मराठों का खत्म। ओके, तो देखो मैं अभी जो भी चर्चा कर रहा था कि रघुनाथ राव, मोहन सिंह, फिर आपका बिंबाजी भोसले, फिर आपका अपना व्यंकोजी भोसले, फिर उस सूबेदारों का नाम, ठीक है, महिपत राव दिनकर, विठल राव दिनकर, कालू भाई, बीच में कालू भाई को नाम को थोड़ा याद करें ना। ओके, उसके बाद आपका केशव गोविंद, भिकाजी गोपाल, उसके बाद सखाराम सीताराम यादव राव, पहुंच गया 18 में आपका पहला नाम याद रखना मिस्टर जेनकिंस, क्योंकि वहां को पहले याद करना है, नागपुर को, फिर शुरू करना एडमंड, एगन्यू, हंटर, सैंडिस, विल्किंसन, क्राफर्ड, आखिरी नाम क्राफर्ड, फिर आ जाए कृष्णा राव अप्पा, वहां से गोपाल राव, पहुंच गया 55। ओके,